आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं जब सोकर उठा तो तब घड़ी में शाम के 6:30 बज रहे थे। हालांकि दोपहर के वक्त मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, मगर गांव आकर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हर दोपहर मेरी आंख लग जाती है। नींद से जागकर अभी मैं बिस्तर पर बैठा ही था कि तभी मेरा छोटा भाई चलते हुए मेरे पास आया और बोला, उठ गए भैया आप? क्या हो गया आपको? आप तो दोपहर को कभी सोते नहीं थे। इस पर मैंने कहा, पता नहीं क्या हो गया है, शहर से गांव आकर रोज दोपहर को सो जाता हूँ। अच्छा सुन, तू बाजार से सामान लेकर आ गया क्या? इस पर छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, बस अब जा ही रहा हूँ। तो मैंने कहा, तू रहने दे, आज मैं बाजार होकर आता हूँ, जा सामान की पर्ची ले आ। जिसके बाद छोटे भाई ने मेरे हाथों में सामान की एक लंबी पर्ची थमा दी। मैंने पर्ची लेकर अपने जेब में रखा और भाई की खटारा साइकिल उठाकर बाजार की तरफ चलता बना। ठंड का मौसम होने की वजह से लगभग अंधेरा हो चुका था। हमारे घर से बाजार की दूरी यहीं कोई 2-3 किलोमीटर की रही होगी। साइकिल चलाकर मैं कुछ आधा एक घंटा में बाजार पहुंच गया, मगर बाजार पहुंचकर मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। बाजार की 90% दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन इतनी जल्दी सारी दुकानें बंद कैसे हो गईं? खैर, मैं एक खुली दुकान के पास गया जिसका दुकानदार मेरी ही गांव का था। पहले तो उस दुकानदार ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो मुझे पहचान गया। तभी मैंने उस दुकानदार यानी भरत काका से कहा, काका, ये सारी दुकानें इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? ये तो रात तक खुली रहती थी ना पहले। इस पर भरत काका ने कहा, पहले की बात ही कुछ और थी, अब सब कुछ बदल गया है। चोर डकैत की बड़ी दहशत फैल गई है हमारे बगल के गांव में। मैं भी दुकान बंद करके बस अब जा ही रहा हूं। इस पर मैंने भरत काका से कहा, पर पहले तो ये सब नहीं था, अब क्या हो गया? तो भरत काका ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है। लाओ पर्ची दिखाओ, जल्दी जल्दी सामान दे देता हूं, फिर मुझे भी जाना है। लिहाजा मैंने सामानों की पर्ची भरत काका को पकड़ा दी और बाजार में थोड़ा इधर उधर टहलने लगा। बाजार पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। खैर, कुछ देर के बाद भरत काका ने सारा सामान थैले में भरकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उन्हें पैसे चुकाए और अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ चलता बना। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। रास्ते पर मेरे अलावा कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। स्ट्रीट लाइट तो दूर, रास्ता भी कच्चा था, जिस वजह से साइकिल चलाने में मुझे काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि घर से निकलते वक्त मेरे छोटे भाई ने मुझे एक बैटरी टॉर्च पकड़ा दिया था, जो कि अभी इस रास्ते पर मेरे काम आ रहा है। उस कच्चे रास्ते के अगल बगल जंगल होने की वजह से रात कीड़ों की आवाजें काफी तेजी से मेरे कानों में आ रही थी। चलते चलते मैं अब गांव के इकलौते शमशान के पास आ गया था। अभी मैं शमशान के पास से गुजर ही रहा था, तभी मैंने देखा कि शमशान के अंदर एक लाश जल रही है। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस लाश के आसपास कोई नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक चिता पूरी तरह से ना जल जाए तब तक परिजनों को वहां से नहीं हटना चाहिए। तो फिर इस लाश के परिजन कहां चले गए? उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी साइकिल को शमशान के बाहर रोककर टकटकी बांधे उस लाश को देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद मुझे जब ध्यान आया तो मैं साइकिल लेकर वापस अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों मुझे अब काफी अजीब सा लगने लगा था।
मुझे मेरी साइकिल अपने आप ही भारी लगने लगी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था, मगर फिर भी मैं ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि कहीं कोई साइकिल के पीछे बैठा तो नहीं है। मगर साइकिल के पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। यही सोचकर मैं वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मेरी साइकिल के हैंडल पर सामानों का थैला लटक रहा था, शायद इसलिए साइकिल भारी लग रही होगी। मन में उमड़ते सवालों को इसी जवाब से शांत करके मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शाम अब रात का रूप ले चुकी थी। आसमान पर चांद निकल आया था, मगर रास्ते के अगल बगल घना जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। अभी मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज ने मुझे अंदर तक झिंझोड़कर रख दिया। पारस, मुझसे बात भी नहीं करेगा? आवाज सुनते ही मैं साइकिल रोककर तुरंत पीछे पलटा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मेरी साइकिल के पीछे मेरी इसी गांव का एक दोस्त रमेश बैठा हुआ था। रमेश को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये मेरी साइकिल के पीछे कब बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक तो साइकिल के पीछे कोई भी नहीं था। तभी मैंने कहा, रमेश, तू कब बैठ गया साइकिल में? इस पर रमेश ने कहा, मैं तो शमशान के पास ही तेरी साइकिल में बैठा हुआ था, तूने ही नहीं देखा। अच्छा, एक काम करेगा? इस पर मैंने कहा, क्या? बोल, मैं कर दूंगा। तो इस पर रमेश ने कहा, ये बैग ले जाकर मेरे घर पर दे देगा? इस पर मैंने कहा, हाँ चल, तू भी चल रहा है ना? तो रमेश बोला, नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता, तू जाकर दे आ। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर रमेश अपने ही घर में क्यों नहीं जा सकता, मगर मैं और रमेश इतने अच्छे दोस्त थे कि मैं उसे मना नहीं कर सकता था। और वैसे भी रमेश के पिताजी को मिले बहुत दिन हो गए, तो उनसे मिलने का ये अच्छा मौका रहेगा। यही सब सोचकर मैंने रमेश को हाँ कर दिया और बोला, ये बैग तो मैं अभी पहुंचा दूंगा, पर ये बता, तू घर क्यों नहीं जा रहा? मगर इस पर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और साथ ही उसका चेहरा थोड़ा उतर सा गया। मैं समझ गया कि रमेश ने जरूर घर पर झगड़ा किया होगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था। जिसके बाद मैंने रमेश के हाथों से वो बैग लिया और साइकिल की हैंडल पर लटकाकर आगे बढ़ने लगा। मैं वहां से कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे जहन में पता नहीं क्या आया। मैं साइकिल चलाते हुए ही रमेश को देखने के लिए पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पीछे रमेश कहीं पर भी नहीं था। मगर ये कैसे हो सकता है? रमेश इतनी जल्दी कहाँ गायब हो सकता है? खैर, मुझे लगा शायद कहीं चला गया होगा। जिसके बाद मैं रमेश के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। चूंकि रमेश का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं कुछ मिनटों में ही उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद था, लिहाजा मैं साइकिल से नीचे उतरकर घर के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर दस्तक देने लगा। कुछ देर दरवाजा पीटने पर रमेश के पिताजी ने दरवाजा खोला। पहले तो मैंने काका के पांव छुए, फिर रमेश के दिए गए बैग को उन्हें पकड़ाते हुए कहा, काका, अभी रास्ते में मुझे रमेश मिला था, उसी ने ये बैग दिया। और क्या हुआ, रमेश घर क्यों नहीं आ रहा? फिर उसने झगड़ा किया क्या? मुझसे ये सुनते ही पता नहीं रमेश के पिताजी को क्या हो गया। वो एकदम से सुन्न पड़ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तब उन्होंने कहा, रमेश, पर वो कैसे हो सकता है? रमेश को मरे तो आज 3 दिन बीत चुके हैं। इतना कहकर रमेश के पिताजी ने
तुरंत उस बैग को खोला तो उस बैग में काफी सारे पैसे और गहने वगैरह थे। रमेश के पिताजी की आंखें नम हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काका क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद काका ने बताया, दरअसल रमेश की बहन की शादी लगने वाली थी। रमेश घर के सारे गहने और जेवर वगैरह दूसरे गांव में बेचने जा रहा था, मगर तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। सारे जेवर वगैरह उन्होंने लूटे ही साथ रमेश को जान से मार डाला। काका की सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मुझे पूरा मामला समझ आ गया। दरअसल रमेश की आत्मा ने ये जेवर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं उसका काफी अच्छा दोस्त था और वो जानता था कि मैं उसके साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से रमेश ना तो मुझे कभी दिखा और ना ही किसी और ने उसे देखा, मगर मरने के बाद भी रमेश ने मुझे ये बता दिया कि मैं ही उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।